हेलो गाइस, सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। तो दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो देखिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल होता है वो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, ये हम आपके पास एक हेक्सागोन बन रहा है, उसके बाद में यहाँ पे 3 एटम है और उसके बाद में फिर से एक हेक्सागोन बन रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके यूनिट सेल की हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड। ओके, तो ये आपके पास में हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है, आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ए और बी का वैल्यू इक्वल होता है बट सी का वैल्यू नॉट इक्वल होता है। और यहाँ पे जो सी होता है बेसिकली वो हाइट होता है, हाइट ऑफ हेक्सागोन। ठीक है गाइज, हाइट ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को डेवलप कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास में एक ए लेयर है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट उसके ऊपर एक बी लेयर बनेगा, फिर ए लेयर बनेगा और फिर बी लेयर बनेगा। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई देगा जिसको हम लोग बोलते हैं ए बी पैटर्न, ए बी टाइप पैटर्न। ठीक है, तो ए बी पैटर्न की जब भी हम बात करेंगे, एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे होंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और भी चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ पे आपको जो हेक्सागोनल शेप दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला नीचे वाला साइड, ठीक है, ये हेक्सागोनल है। अब यहाँ पे जो कॉर्नर एटम्स हैं, हेक्सागोन के कॉर्नर एटम्स है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो 1/6 होता है भाई। ठीक है, 1/6 होता है। और टोटल कॉर्नर है कितना, यहाँ पे 12 है, तो ये कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फेस एटम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है आपका फेस एटम जो कि मैंने ऑरेंज कलर से बना रखा है। एक और फेस एटम आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर साइड वाले में, ये ऊपर वाली लेयर के अंदर। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 1/2 इसका कंट्रीब्यूशन होगा और है कितने टोटल, 2 हैं। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे ब्लैक वाले आपको दिख रहे होंगे, ये ब्लैक वाले 3, ये एक्चुअली बॉडी के सेंटर पे है। कहाँ पर है, बॉडी सेंटर पे। तो आप सभी जानते हैं कि बॉडी सेंटर पे जब भी कोई एटम को प्लेस करते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन आता है फुल, यानी कि 100%। तो आप यहाँ पे वैल्यू कितना रखोगे, 3। ठीक है, तो ये वैल्यू टोटल कितना आ रहा है, 3 + 1 + 2, तो ये वैल्यू टोटल आ गया 6। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि ये बेसिकली क्या है, z का कैलकुलेशन है। ठीक है, z का कैलकुलेशन है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इनसाइड हेक्सागोनल यूनिट सेल इज इक्वल टू 6। ये वैल्यू आप याद रख लो, z का वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट में होता है 1/6, और यहाँ पे टोटल 12 कॉर्नर है, इस वजह से आपको वैल्यू मिलेगा 2। ठीक है, बॉडी के सेंटर पे 3 एटम है, उनका कंट्रीब्यूशन 3 आ जाएगा, और फेस के सेंटर पे 2 एटम है, उनका कंट्रीब्यूशन 1 आ जाएगा। इस तरीके से इफेक्टिवली आपको कितना मिल जाएगा, 6 एटम मिल जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैक का थोड़ा सा और विजुअलाइजेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप जब इसका विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे ए बी लेयर तो दिख ही रहा है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि हम इन 2 स्फीयर को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो वो 2 स्फीयर ये है मान लो, तो अब ये सेंटर वाले के साथ में कुछ इस तरह का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, सेंटर वाले के साथ, तो मैं इसको यहाँ पे रीड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीन से बना रहा हूँ ताकि आपको वो आइडिया रहे। ये ग्रीन वाला आइटम हो गया और ये दूसरा ग्रीन वाला आइटम हो गया। ठीक है गाइज, और उसके बाद में उसके अंदर साइड एक रेड वाला आइटम होगा। ठीक है, मैं रेड वाला बना रहा हूँ, ये रेड वाला हो गया। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब इनके ऊपर ब्लैक वाला आइटम है। ठीक है गाइज, ब्लैक वाला आइटम इनके ऊपर है, तो इसके एग्जैक्टली ऊपर ब्लैक वाला आइटम है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको हाइट कैलकुलेट करते टाइम समझा सकूँ। ठीक है, अब हाइट कैलकुलेट करते टाइम मैं इसको कैसे यूज़ करने वाला हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो
जो तीन ब्लैक को छोड़ के जो तीन इस एटम है उनकी वजह से एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा इस तरह का, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। और उसके सेंटर से, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको ब्लैक एटम का सेंटर नजर आएगा। और अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को ब्लैक एटम के सेंटर से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो मिलेगा वो हाइट का आधा पार्ट मिलेगा, ठीक है गाइस, हाइट का हाफ पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं एकदम एग्जैक्टली मिड में से लाइन पास कर रहा हूँ, तो आपको पता चल रहा है कि ये वैल्यू कितनी है, ये h/2 है, और ये भी कितनी बच गई है, h/2। तो हम क्या करेंगे, h/2 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद में हम लोग उसको आगे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको इस पर्टिकुलर फोटो में दिख रहा होगा a का वैल्यू 2r के बराबर है। इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब दो एटम एक दूसरे को टच करेंगे तो यहाँ पे हेक्सागोन का एज लेंथ a है, और वो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम के बराबर आ जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको साफ साफ ये दिख रहा है ये वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने अभी तक जो देखा वो मैं क्विकली आपको दोबारा बता देता हूँ। z का वैल्यू आ गया था 6, ठीक है, अभी तक हमने ये अंडरस्टैंड किया है। ए का वैल्यू आ गया है 2r के इक्वल, 2r के इक्वल, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमने क्या देख लिया, ए बी पैटर्न देख लिया, ठीक है, ए बी पैटर्न। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई होगी हेक्सागोन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैंने, ये जो हेक्सागोनल शेप आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये हेक्सागोनल शेप आपको नज़र आ रही होगी, इसको मैं यहाँ पे बाहर दिखाया हूँ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स लगा हुआ है, बट वी डोंट केयर अबाउट मैथमेटिक्स जब हमको सिंपल कॉन्सेप्ट पता है। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या मालूम है हमको, आप यहाँ पे किसी भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को देख सकते हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर आपको ये पता चल रहा है तो यहाँ पे उसका एज लेंथ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एज लेंथ कितना आ रहा है, ए, ठीक है, ए आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे। तो एरिया निकालना है किसका, ट्राइंगल का। तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना है, √3/4 ए स्क्वायर, सबको याद होगा ये फॉर्मूला। और अगर आपको टोटल एरिया निकालना है तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 और 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देयरफॉर इट इज 6√3a²/4। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ बेस। यहाँ पे हमने एरिया ऑफ बेस को कैलकुलेट कर लिया है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट मैं रिकॉल करा देता हूँ कि अगर आपको किसी का वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो क्योंकि मैंने एरिया ऑफ बेस आपको निकाल के दिखा दिया है तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर क्योंकि मैं वॉल्यूम बाद में निकालूंगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी, करेक्ट, ओके। तो चलिए, अब ये वाला स्लाइड आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल लगेगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आसान किया जाए, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फ़ोटो बना के दिखाई थी। क्या फ़ोटो बनाई थी मैंने, इस तरीके से आपको 3 स्फीयर बना के दिए थे, ठीक है, और उसके ऊपर एक और स्फीयर था ऐसा, ठीक है, इस तरह का स्फीयर था। तो ये फोटो को आप अगर वास्तव में देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। मतलब इन टर्म्स ऑफ, अगर आप इसको इनके सेंटर को कनेक्ट कर देते हो इस तरीके से, अगर आप इनके सेंटर को कनेक्ट कर दोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है गाइस। अब मैंने आपको बोला था कि अगर सेंटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल को, ट्राइंगल के सेंटर को
जो बॉडी सेंटर वाले एटम के किसी भी सेंटर से मिला दिया जाए, ठीक है, तो वो हाइट होगी, वो हाइट का आधा होगा, सॉरी हाइट का कितना होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर फिगर में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको जो है, ठीक है। अब आप देख पाओगे यहाँ पे एक चीज़ कि यहाँ पे मैंने कुछ नंबर मेंशन किए हैं, 1 2 3, ठीक है। आपको दिख रहा है ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। लेट मी चेंज द कलर। ये 1 2 3 ये नंबर दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये नंबर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और हम किसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, फोर्थ वाले को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4, ठीक है गाइस। जब आप 4 को 3 से कनेक्ट करोगे, 4 को 3 से कनेक्ट करोगे तो वो वैल्यू आएगी a। क्यों आएगी, क्योंकि 4 वाला 3 वाले स्फीयर को टच करेगा, ठीक है। 4 वाला 3 वाले स्फीयर को क्या करेगा, टच करेगा, करेक्ट बात है। तो ये वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अब मैं क्या करूंगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रोइड फाइंड करूंगा, ठीक है। सेंट्रोइड फाइंड करके मैं क्या करूंगा, वहां से फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो इसका सेंट्रोइड मैंने यहाँ कहीं मेंशन कर दिया और मैंने फोर्थ का जो फोर्थ वाला बंदा है उसके सेंटर से इसको मैच कर दिया। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, हाइट का आधा हो जाएगा भाई, ठीक है, h/2, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए, जब आप इस वाले फिगर को देखोगे तो आपको, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ए है, ये ए है और ये ए है। तो आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच लो, ठीक है। तो ये सेंट्रोइड हो गया मान लो, ठीक है। अब आपको पता है कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2, ठीक है। और ये वैल्यू है और ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो आपको ये वाली लेंथ, मैं इसको ऐसे नाम दे रहा हूँ ए बी और सी, ठीक है, और ये डी। तो अगर आपको ए डी का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, ए डी का। तो ए डी का वैल्यू तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। ए डी का वैल्यू कैसे निकालोगे, a² माइनस a²/4। तो आपके पास में जो ए डी का वैल्यू आएगा √3a/2 आ जाएगा, ठीक है। ए डी का वैल्यू सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है, कैसे, तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AD² प्लस BD²। BD का वैल्यू कितना है, a/2 है। तो a/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, a²/4। और a² में से a²/4 माइनस कर दोगे तो 3a²/4 बचेगा। अंडर रूट लोगे तो √3a/2 आ जाएगा। तो AD का वैल्यू आ गया। अब आपको एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है कि सेंट्रोइड होता है वो किस, ये इस पर्टिकुलर लाइन को किस में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि सेंट्रोइड क्या करेगा, ये जो मीडियन है उसको 2:1 में डिवाइड कर देगा। मीडियन जो होता है ना ट्राइंगल का, उसको 2:1 में डिवाइड कर देता है। तो अपन को ये वाला वैल्यू चाहिए, AO का वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2/3 से, क्योंकि वो रेशियो क्या है, 2:3 है। तो यहाँ से आपको 2 से 2 कट हो जाएगा और ये वैल्यू a/√3 के इक्वल आ जाएगी। लेट मी क्लियर दिस। तो मैंने क्या करा, मैंने x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेटा, x दिख रहा होगा। तो x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, x की वैल्यू आ गई a/√3, ठीक है। a/√3 आ गई x की वैल्यू। अब आप देख सकते हो एक ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर जो है वो हाइट हो जाएगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो कि x² वो a² के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से h² ये एक्चुअली h/2 है, ठीक है ना। यहाँ पे h मान लिया है बट h/2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो यहाँ पे ये 2/3a² के बराबर आ गई। तो h की वैल्यू आ गई 2/3a। तो ये वैल्यू बेसिकली क्या है, हाइट का आधा है। तो अपन को c निकालना है जो कि हाइट है। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डबल कर दोगे आप, है ना। तो 2a, ठीक है, ये तो 2a हो जाएगा
और यहाँ पे आप लिखोगे 2/3। ठीक है, ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप दूसरी टर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी टर्म में मतलब आर की टर्म में। तो हमको क्या पता है, ए इज इक्वल टू क्या है, 2r है। ए का वैल्यू 2r है। तो ये वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपको जो सी का वैल्यू है वो क्या दिखेगा, 4r। ठीक है, और √2/3, ये आपको सी दिखेगा। तो बस ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप समझ पाए होंगे। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। मीडियन मीडियन को सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए क्लास 10th की, तब जाके आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन कैलकुलेट करना अब बहुत आसान हो गया है। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ बेस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और हाइट आपको अभी जस्ट कैलकुलेट करके दिखाया है। तो एरिया हमने निकाला था √3a/4a², और कितने ट्राइंगल थे वहाँ पे, 6। ठीक है, और हाइट का वैल्यू आ गया था 2 इंटू 2/3 का √a। तो टोटल एरिया ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपको इसको सब्सटीट्यूट करना है, आर की टर्म में वैल्यू लेके आना है। तो आप आर की टर्म में वैल्यू कैसे लेके आ जाओगे, इस तरीके से सॉल्व करने के बाद में। ठीक है गाइस, यहाँ पे ये प्लस का साइन नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस नहीं है यहाँ पे, मल्टीप्लाई है। ठीक है, एरर है थोड़ा सा। आपको वैल्यू मिल जाएगा 24√2r³। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात कर रहा है जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और वो वैल्यू आ रहा था 6। ठीक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए, नाउ पैकिंग एफिशिएंसी। जब हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स की बात करते हैं। तो एटम ने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करा, 6 इंटू 4/3πr³। बिकॉज इफेक्टिवली वहाँ पे 6 एटम है। एक स्फेरिकल एटम का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन। तो हेक्सागोन का वॉल्यूम हम ऑलरेडी अभी निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू दिस कम्स आउट टू बी π/3√2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 74 के आसपास वैल्यू आता है। तो खास बात यहाँ पे ये है कि जो FCC है उसके अंदर भी 74% वैल्यू आया था पैकिंग एफिशिएंसी का, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर भी 74% वैल्यू आ रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर लो, लेट से आपने ये सेंटर वाले एटम को पकड़ लिया, हेक्सागोन के सेंटर वाले एटम को। तो क्या यहाँ पे इस सेंटर एटम को कितने लोग टच कर रहे होंगे, 6 कर रहे होंगे। करेक्ट बात है। और क्योंकि ये तीनों भी इसको टच कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया ये तीनों टच करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे। और ऐसे कैसे, यहाँ पे 3 एटम और होंगे ऊपर साइड, देख पा रहे हो आप। तो यहाँ से भी 3 आएंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इजीली आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर का आइडिया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आया है। FCC के अंदर भी हमने देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ गया था। ठीक है, तो ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट P एंड Q। तो क्यूबिक सॉलिड है, वो P और Q से बना हुआ है। एटम्स ऑफ Q आर एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, P एट बॉडी सेंटर। तो जो लैंग्वेज में लिखा है उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो एटम्स ऑफ Q आर कॉर्नर, तो Q कहाँ पर है, कॉर्नर पे है। तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8, और कॉर्नर होता कितना है भाई, 8 कॉर्नर होते हैं, तो ये Q का कंट्रीब्यूशन आ गया। P एट बॉडी सेंटर, तो P को कहाँ रखना है, बॉडी के सेंटर पे। बॉडी के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 100% आता है, और एक ही बॉडी सेंटर होता है। तो जब आप इन दोनों का रेशो निकालोगे तो 1:1 आएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PQ। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा PQ। अब बोल रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q।
तो देखिए जो P है वो बॉडी के सेंटर पे है, तो बॉडी के सेंटर पे है तो सभी 8 कॉर्नर उसको टच कर रहे होंगे। तो जब आप P का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखोगे, P के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर लिखोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, सिंपल। लेकिन जब आप Q के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर लिखोगे, Q के रिस्पेक्ट में, तो Q कहाँ पर है, कॉर्नर पे है। तो कॉर्नर एटम जो है, कॉर्नर एटम है, उसको कौन टच करेगा, ठीक है, कॉर्नर एटम को कौन टच, कितने लोग टच कर पाएंगे, ठीक है। तो वो आपको बॉडी सेंटर के रिस्पेक्ट में बात करनी होगी, तो ये वैल्यू आता है 6। थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना, ठीक है। इफ़ यू हैव डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। चलिए, now gold atomic radius 0.144 nanometer crystallizes in face centered unit cell. What is the length of side of unit cell? तो you can use this formula to calculate value. बहुत सिंपल है, आपको फेस सेंटर दिया है तो 4r की वैल्यू √2a के बराबर होती है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैसेज दिया है, ये जेई एडवांस 2008 का क्वेश्चन है, 2008 का, ठीक है। तो पैसेज की फॉर्मेट में एक क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है इस के, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीपी का डिस्क्रिप्शन दिया है और उसके बाद में ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, हमने ऑलरेडी एचसीपी पढ़ लिया है, तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम इन दिस एचसीपी यूनिट सेल इज, नंबर ऑफ एटम एचसीपी यूनिट सेल में कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे, ठीक है। तो बहुत इजीली आप आंसर कर सकते थे अगर आपको एचसीपी का आइडिया था तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में अब आप देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और है, ठीक है। तो क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल, एचसीपी यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आ रहा है, तो वॉल्यूम कितना आएगा हमने कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा 24, ठीक है, √/2, ठीक है, r³। वहाँ पे कैपिटल आर था, यहाँ पे स्मॉल आर है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, तो ए आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एम्प्टी स्पेस, पैकिंग एफिशिएंसी हमने कितने निकाली थी, 74, तो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, 26। तो इस तरीके से ये जेईई एडवांस 2008 का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया एचसीपी यूनिट सेल को समझने के बाद, ठीक है। तो एचसीपी यूनिट सेल में आपको देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट आपको मेन चीज़ें याद रखनी है। मेन चीज़ें क्या याद रखनी है, आप इजीली याद कर सकते हो, क्या क्या याद कर सकते हो, कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 12 होता है, आप a इज इक्वल टू 2r को याद रखिए, ठीक है। आप हाइट को याद रखिए, यानी कि हाइट उसकी कितनी है, तो हाइट हमने निकाल ली थी 2a, ठीक है, और 2/3 ये इसकी हाइट है। इन टर्म्स ऑफ रेडियस की बात करें तो 4r, ठीक है, और √2/3, ठीक है। वॉल्यूम का वैल्यू ये रहा और पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू ये रहा। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, ठीक है। और जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं नए वीडियो लेके आऊँगा। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।